आज हम बात करेंगे भाषा या मातृभाषा पर। हमारी मातृभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे कि हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने शिक्षा इत्यादि में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर किसी और भाषा का। भारत आज़ादी से पहले, जब आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो फिर ये तय हुआ था कि भारत की मातृभाषा होगी और वह हिंदी होगी आज़ादी के बाद। लेकिन ऐसा अजीब सा कुचक्र हुआ कि आज़ाद होते ही इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया गया। अंग्रेज़ तो नहीं दबा पाए, लेकिन उसके बाद फिर जो भी लोग शासन में बैठे, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि जब तक एक भी राज्य, भारत में एक भी राज्य जब तक इस बात का विरोध करता रहेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तब तक यह हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो हम देखेंगे इससे हमारे 70 सालों के जो आज़ादी के बाद का समय है, उसको देखते हुए हम देखेंगे कि हम पे क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। एक तो अभी के भारत के बारे में हम देखते हैं। हमारा पूरा देश जो है तमाम राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे अलग अलग भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन इन सबको आपस में जोड़ने के लिए हिंदी बेहद सरल और बेहद सुगम है। यह बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोगों द्वारा बोली, पढ़ी और समझी जाती है, और अगर कोई सीखना भी चाहता है तो बहुत आराम से इसको सीख सकता है। बहुत सरल है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें उच्चारण की स्पष्टता एकदम से सर्वविदित है, कोई समस्या नहीं है। अंग्रेज़ी की तरह नहीं कि लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। एक अजीब सी कहानी है वहाँ की, तो भगवान ही मालिक हैं। लेकिन पता नहीं किन महिमावान लोगों के चक्कर में अंग्रेज़ी को हमारी शिक्षा की और राजकाज की मेन भाषा के रूप में और भारत की आंतरिक संपर्क की भाषा के रूप में आज़ादी के बाद स्वीकार कर लिया गया। जबकि जब अंग्रेज़ भारत पर अपना शासन का स्थापित कर रहे थे, तो उनको महसूस हुआ कि भारत में पूरे हिंदी की मदद से पूरे भारत में कामकाज कंपनी के या ब्रिटिश सरकार के किए जा सकते हैं, और उन्होंने इसके विकास के लिए बहुत से प्रयास किए। लेकिन जब उनको छोड़कर जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने ऐसा वही फूटो राज करो वाली नीति के तहत उत्तर भारत, हिंदी भारत, दक्षिण भारत, गैर हिंदी भारत और इस तमाम तरह के चीज़ों का बंटवारा करके ऐसा कुचक्र भिड़ा गए कि आज तक हम उस उत्पात से निकल नहीं पाए हैं। और आज तक हमारी संपर्क भाषा जो है अंग्रेज़ी ही बनी हुई है, जो कि बेहद शर्म का विषय है। मैंने प्रेरक प्रसंगों में कई महापुरुषों के पढ़ा था कि वो बाहर गए थे, तो किसी अंग्रेज़ इत्यादि ने, विदेशी ने कहा कि तुम्हारी अब तक कोई संपर्क भाषा ही नहीं है, तुम अपने आप को किस तरह से महान समझते हो या किस स्तर के आदमी हो, हम समझ सकते हैं। इस तरह से उनकी काफ़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपने संस्मरणों में इसका जिक्र किया था। अब भारत में पता नहीं कौन सी राजनीति है कि लोग इसका विरोध करते हैं हिंदी का, कि हमारी कोई भाषा जो है हमारी संपर्क भाषा नहीं होनी चाहिए। इन हिंदी विरोधियों का तर्क है कि अगर हिंदी जो है हमारी संपर्क भाषा होगी तो हमारी भाषा को नुकसान पहुंचाएगी, और जबकि वो यही नुकसान जो अंग्रेज़ी उनको पहले से ही कर रही है, लेकिन यह स्वीकार्य है। यह अंग्रेज़ी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैं इनको अंग्रेज़ी दां कहता हूं। ये लोग अंग्रेज़ी के पीछे पागल हैं और मूर्ख। और इनका यह तर्क कि हिंदी जब है, जो स्थान अंग्रेज़ी को आज है, वही अगर हिंदी को दे दिया जाए जो संपर्क भाषा के रूप में, यह फिरंगी या म्लेच्छ भाषा हमारे समाज में चल रही है, हमारे देश में चल रही है, अगर इसको हिंदी से स्थानांतरित कर दिया जाए तो फिर उनको लगता है कि ये हिंदी जो है उनकी स्थानीय भाषाओं को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं देखता हूं, क्योंकि यह हमारे देश की भाषा है, और अगर अंग्रेज़ी उनको नहीं नुकसान पहुंचा रही तो यह बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाएगी। यह इसलिए इससे रोका गया है कि एक भाषा के छूट जाने का मतलब केवल भाषा ही छूटना नहीं होता है। उस भाषा के साथ तमाम तरह के संस्कार, रीति रिवाज, तमाम तरह की परंपरा से प्राप्त होने वाले ज्ञान, विज्ञान और तमाम तरह की गूढ़ताएँ होती हैं, जिनको आदमी तभी महसूस कर सकता है जब अपनी मातृभाषा में उन पे चिंतन मनन करे, मातृभाषा का ठीक ठाक उसको ज्ञान हो, तभी उस गहन स्तर तक उस विषय पे पहुंच सकता है। तो इसको रोकने के लिए जानबूझकर यह अंग्रेज़ी माध्यम वाला कुचक्र जो है रचा गया है। इसके बाद हम देख ही रहे हैं हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है आज अंग्रेज़ी माध्यम की, इसके बलबूते पर हमारे पास केवल जो है क्लर्क जैसे लोग ही तैयार हो रहे हैं। और इधर आज़ादी के बाद से तो अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो हम कितने ऐसे वैज्ञानिक या ये निकले हैं जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पाए हों। कम से कम नोबेल प्राइज़ तो एक भी नहीं पाई, जबकि आज़ाद होने से पहले गुलाम भारत में, ब्रिटिश भारत में तो बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो ठीक ठाक
नोबेल प्राइज़ पाए हैं और पूरे विश्व पटल पर उन्होंने भारत का नाम अंकित किया है विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब ऐसा एक भी नहीं निकले। मुझे तो नहीं याद है कि आज़ादी के बाद इधर और इधर के कुछ दशकों में 70-80 के बाद कौन किसी को जो है विश्व स्तरीय पहचान मिली हो विज्ञान और शोध के क्षेत्र में। तो ऐसा इसका एक कारण मैं यह भी मानता हूं क्योंकि इधर सारी शिक्षा पद्धति और चिंतन मनन का माध्यम जो है अंग्रेजी कर दिया गया। तो यह जो है एक लिमिट से बाहर आपको फिर एक स्तर से अधिक नहीं सोचना बंद आपका कर देती है। आपका मानसिक विकास जो है एक स्तर से ज़्यादा अवरुद्ध हो जाता है। फिर आप किसी विषय पर उससे अधिक गहन चिंतन नहीं कर सकते हैं विदेशी माध्यम से। मैं अपनी बात को उदाहरण से समझाऊँगा। जैसे चीन का उदाहरण है, हमारे देश के बगल में ही मतलब एक चीन है और बस समझ सकते हैं ये एशिया महाद्वीप में ही है चीन। एक तरह से तिब्बत बीच में था, नहीं तो ये कम वक्त पड़ोसी ही है तिब्बत और नेपाल के बाद। तो चीन भी भारत के आसपास ही आज़ाद हुआ था और आज़ाद होते ही इसने अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में जो है अपने सारी शिक्षा व्यवस्था, शोध, विज्ञान सबको अपनी मातृभाषा में अंगीकृत किया। और जबकि चीनी संसार की सबसे कठिनतम भाषा है, आज वर्तमान समय में चीनी संसार की सबसे कठिनतम भाषा है क्योंकि आज भी यह चित्रलिपियों के माध्यम से संवाद करती है, लिखी पढ़ी जाती है, जिसमें हर चीज़ के लिए एक चित्र होते हैं। बहुत ही कठिन है, बहुत सारे प्रतीक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीनियों ने चीनी भाषा को अंगीकृत किया और इसके बलबूते पर आज वो कहाँ हैं हम देख सकते हैं। जो चीनी आज हर चीज़ में, निर्माण में, टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा रहे हैं, इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि वो किसी चीज़ के तमाम पक्षों के बारे में सोचने में समर्थ हैं क्योंकि वो अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेते हैं। तो वह किसी भी चीज़ के बारे में तमाम आयामों में, किसी चीज़ या किसी विषय की या किसी स्थिति के बारे में, किसी सिद्धांत को जीवन के अपने व्यवहारिक क्षेत्र में अप्लाई करने के बारे में विभिन्न आयामों में सोच विचार कर सकते हैं, जिसको अगर हम किसी दूसरी भाषा में जाएंगे, जैसे भारत के लोग अगर अपनी मातृभाषा हिंदी के बजाय अंग्रेजी में जाएंगे तो फिर यह सीमित हो जाती है। अगर हम मातृभाषा में ही अपनी शिक्षा पद्धति हमारी हो, जैसे तो किसी चीज़ के व्यवहारिक पक्ष को लेकर या उसके उपयोगी या सैद्धांतिक पक्ष को लेकर ही हम जितने आयामों में चिंतन मनन कर सकेंगे, उतने आयामों में चिंतन मनन को जो है विदेशी भाषा माध्यम रोक देता है। एक तो हमें उतनी गहरी मौलिक जानकारी नहीं हो पाएगी विदेशी भाषा में पढ़ाई के नाते। पहले भाषा समझो, फिर समझो उसका अर्थ क्या हुआ, फिर समझो। या बचपन से ही अगर अंग्रेज़ी माध्यम में भी पढ़ाया गया है तो भी अंग्रेज़ी की अपनी दुरूहताएँ हैं और उसकी अपनी सीमितताएँ हैं और अपनी समस्याएँ हैं उनकी। मैं पढ़ रहा था एक जगह अंग्रेज़ी के बारे में, आर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, मतलब अगर एक वाक्य में 3 या 4 एडजेक्टिव्स हैं तो उनको उस वाक्य में सही ढंग से व्यवस्थित करने का क्रम क्या होगा। तो उसके 19-20 नियम हैं, लेकिन हर एक नियम के जो है 25-25 अपवाद होंगे। कहने का मतलब है एक टोटल 19 या 20 नियम है, लेकिन 25-25 अपवाद एक नियम के। तो नियम वैसे ही धराशायी हो जाता है। और फिर मतलब ये है कि अगर अंग्रेज़ी का कोई अच्छा जानकार हो तो वह इन एडजेक्टिव्स को चाहे जिस तरह से व्यवस्थित करे, वह अपना रैशनलाइजेशन कर ले जाएगा। आप उसको गलत साबित नहीं कर पाएंगे अगर प्रचंड विद्वान है अंग्रेज़ी का। तो अगर अंग्रेज़ी का अच्छा खासा विद्वान है तो फिर इन सारे नियमों और अपवादों के चक्कर में आपको फंसा कर अपनी बात को साबित कर ले जाएगा। आप गलत साबित नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी बेवकूफ़ों की भाषा है। जैसे दुष्ट और कमीने दुष्चरित्र अंग्रेज़ हैं, ये 200 साल तक हम पे शासन किया है तो हम जानते ही हैं, पढ़ाया ही जाता है कैसे धोखा दे करके, समझौता तोड़ के, धोखे से मार करके, छल प्रपंच से कैसे सब कब्जा किया है, हम सब पढ़ चुके हैं। कोई इसमें नई बात नहीं है या किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे दुष्चरित्र, दुष्ट और कमीने, धूर्त ये अंग्रेज़ हैं, वैसे ही दुष्चरित्र, धूर्त, दुष्ट और कमीनी इनकी अंग्रेज़ी भाषा भी है। अंग्रेज़ी भाषा के कुछ जो शब्द जो भारत में लोग व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, जैसे अपनी पत्नी को वाइफ कहेंगे, अपनी पत्नी को मिसेज कहेंगे, मिसेज, मैडम, ये सब शब्द आप जो है ऑक्सफोर्ड की एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में खोजिए। अगर पुराना संस्करण कोई मौजूद हो तब उसमें समझ में आएगा। मिसेज का मतलब जो होता है वह स्त्री, जो कोई स्त्री किसी की मिसेज है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में मूल अर्थ इसका होता है कि वह स्त्री जो उस पुरुष जिसकी मिसेज है वह उस पुरुष की पत्नी नहीं है, फिर भी उसके साथ यौन संबंध है उसका, तो वह उसकी मिसेज हुई। तो यह हुआ
मिसेज का अर्थ अंग्रेजी में, इसी तरह से मैडम का भी काफ़ी अच्छा अर्थ नहीं है। आप देख सकते हैं अगर वह संस्करण आपके पास हो। तो मेरा ये कहना है कि हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा का माध्यम हिंदी ही होना चाहिए, हमारी मातृभाषा ही होनी चाहिए। और इस पे व्यर्थ की राजनीति करके अपना जीवन देश और समाज बर्बाद करने के बजाय इसको अंगीकृत करके आप अपनी स्थानीय मातृभाषा का उपयोग करिए। किसी ने आपको पकड़ा नहीं है। जैसे अंग्रेजी का उपयोग करते हुए उसका उपयोग कर रहे हैं, वैसे हिंदी का उपयोग करते हुए भी उसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसमें अपने व्यर्थ के स्वार्थों को मत ले आइए। और ठीक है, एक देश है तो एक भाषा होनी ही चाहिए। विविधताओं का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कन्नड़ बोलने वाला पंजाब में जाता है तो फिर वह अंग्रेजी के माध्यम से उससे संवाद करे, यह इतनी शर्मनाक बात है जिसको मैं कह नहीं सकता। वहाँ पे होना ही चाहिए कि यह कन्नड़ भाषी जो है इस पंजाबी से, या हिंदी भाषी अगर मलयालम बोलने वाले के पास जाता है या तमिल बोलने वाला मलयालम बोलने वाले के पास जाता है तो फिर उनके मध्य आपसी संवाद की भाषा हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं। मेरा कुल कहने का ये मतलब है। और हमारी शिक्षा पद्धति भी हिंदी होनी चाहिए। और अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो फिर आने वाले 15-20 सालों में इसके सख्त परिणाम दिखाई देंगे। हमें अपने सारे शोध हिंदी में करने चाहिए और सारी चीज़ें हमें हिंदी में करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी मानसिक बीमारी है, मानसिक हमें मतलब आत्महीनता है कि हिंदी बोलना हम आत्महीन समझते हैं, जबकि हिंदी बोलना इतना सुंदर और इतना रुचिपूर्ण हो सकता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने समाज में आसपास जो है हिंदी शुद्ध और स्पष्ट हिंदी बोलने के नाते ही इतना ज़्यादा लोकप्रिय हूँ कि मैं कह नहीं सकता। हाँ, तमाम जगहों पर जीवन में ऐसे तमाम अवसर आए जहाँ पे आसपास के लोगों ने मुझे जो भी इज्जत या सम्मान, जहाँ पे मेरे आसपास के लोगों ने मुझे पहचाना, जो इज्जत या सम्मान दी, वह फिर मेरी हिंदी में स्पष्टता के कारण ही दी। और मैं टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, ठीक ठाक जानकारी अंग्रेज़ी की भी है, लेकिन फिर भी अगर हम दो लोग आपस में संवाद के लिए इकट्ठे होते हैं तो मैं हिंदी को ही प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि किसी भी विषय पर जितनी अच्छे ढंग से, जितनी सटीकता से चिंतन मनन करके, जितनी गहराई से चिंतन मनन करके किसी चीज़ को जितनी अच्छे से महसूस करके, किसी संवेदना को जितनी अच्छे से महसूस करके, उस पर जितने आयामों पे मैं चर्चा करके अपनी आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ हिंदी में, उतनी मैं नहीं लगता किसी दूसरी भाषा में कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा क्यों आवश्यक है, अपनी मातृभाषा क्यों आवश्यक है। और चीन का उदाहरण तो देखा ही होगा ना। ये सब बातें जो है लोगों को फिजूल लगती हैं तो फिर सामने भौतिक रूप से चीन का उदाहरण ही देख लीजिए। वह इतना आगे बढ़ चुका है कि यूरोप और अमेरिका की भी नाक में दम किए हुए है। इसका एक प्रमुख कारण मैं यह भी मानता हूँ क्योंकि वह उसकी सारी शिक्षा दीक्षा का माध्यम उसकी अपनी मातृभाषा चीनी है, जो कि बहुत कठिन है। हिंदी का विरोध करने वाले तमाम लोग यह तर्क देते हैं कि हिंदी तो कठिन है, लिखी जाती है, पहले शब्द लिखो, मात्रा चढ़ाओ, ये करो वो करो, और दुनिया भर के ऐसे ही कुतर्क देते हैं। तो इस मुकाबले आप चीन का उदाहरण देख सकते हैं। बहुत कठिन है चीनी भाषा, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपनी मातृभाषा को अंगीकृत किया और आज वे बहुत आगे हैं। और यहाँ तक कि यही जो गूगल, एप्पल इत्यादि लोग अपनी सर्विसेज भारत में अंग्रेजी में देते हैं, यही लोग जब चीन में अपनी सर्विस देने जाते हैं तो वहाँ पे मैंडेरियन चाइनीज़ का उपयोग करते हैं। अगर अंग्रेजी के प्रति ये सर्विस देने वाले लोग इतने ही दुराग्रहशील चीन में भी हों तो वहाँ पे लोग लात मार के इनको किनारे कर लेंगे और इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसीलिए मैं चाहे एप्पल आई बुक्स स्टोर देखता हूँ या फिर गूगल प्ले बुक्स स्टोर देखता हूँ, उनमें तमाम अगर आप रीजन चेंज करके या थोड़ा सा दाएँ बाएँ करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि चीन में जब ये लोग सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे ये लोग उनकी भाषा मैंडेरिन चाइनीज़ का उपयोग करते हैं ताकि ये लोग अधिकाधिक लोगों तक पहुँच सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं और चीनी भले ही चाहे जितनी कठिन हो, लेकिन उसका बोलना, उसका उपयोग करना उनके लिए जो है आत्मग्लानि का विषय नहीं है, जैसा हमारे लिए हिंदी या अपनी मातृभाषा में बोलना है। हम लोग तो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो लगता है कितना अच्छा है, कितना काबिल आदमी है, जबकि अंग्रेज़ी बोलना सिर्फ एक भाषाई कुशलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़े समय के लिए ऐसे माहौल में रहें जहाँ लोग आसपास अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आप भी इसमें कुशल हो जाएंगे, जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलने में है, इसमें कोई वो नहीं है। और हिंदी बहुत मामलों में यह जो है अंग्रेज़ी के ऊपर भारी पड़ती है। फिर आज वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे।